नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप बनाएं। और हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हैं हमारे साथ जो रहेंगे शो में। साथ हमारे सुदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है शो में। एडिटर्स डे के लिए अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, बाजार में ये जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्या इसे कंसोलिडेशन समझा जाए या फिर कमजोरी? भारतीय बाजारों ने हफ्ते की सधी हुई शुरुआत की है। जी हाँ, शुरुआत मजबूती के साथ हुई और उसकी वजह यह थी कि अमेरिका में कोविड रिलीफ पैकेज पास हुआ सीनेट में और उसके बाद वहाँ डाउ पौने 600 अंक उछला, जबकि उम्मीद ये थी शुक्रवार को भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त कि अमेरिका में 100-125 पॉइंट कमजोरी वाला सेशन रहेगा, तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी होती दिखी है। इसके दम पर मजबूत खुलना तय थे, लेकिन सोमवार को सुबह सुबह एशियाई बाजारों में हल्की मुनाफा वसूली आती हुई दिखी। डाउ फ्यूचर्स फिर लाल निशान में फिसल गए, तो जितनी तेजी बननी चाहिए सोमवार की सुबह उतनी बन नहीं पाई। एक बार की निफ्टी 15,100 के पार निकला जरूर, लेकिन बाद में वहां से फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आने लगी और नीचे 14,900 के आसपास सपोर्ट भी लिया। फाइनली हल्के हरे निशान में बाजार बंद हुए, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों पर ही। क्यों टिक नहीं पाए ऊपर, उसकी कुछ वजह। पहला, अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े कमज़ोर होते हुए दिखे। दूसरा, चीन और जापान के बाजार विशेषकर ज़्यादा कमज़ोर थे, तो एशिया से सपोर्ट मिला नहीं। तीसरा, बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़कर अमेरिका में 1.60 1.61 के ऊपर निकलते हुए नजर आए। चौथा, शुक्रवार के सेशन में फिर से एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे और घरेलू फंड तो बेच ही रहे हैं। और पांचवा, ये कि ऊपरी स्तरों पर बाजार को टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, रेंज बाउंड बाजार है। ये सब कारण थे जिससे कि ऊपर टिक नहीं पाए, लेकिन लगातार निचले स्तरों से खरीदारी भी आती दिख रही है। उसकी वजह यह कि लोअर लेवल पर थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा खरीदारी का सपोर्ट है। बाजार एकदम से गिर नहीं रहे। ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर भले ही हैं, लेकिन बहुत टूट रहे हों वैसा नहीं है। इस वजह से भी थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम ट्रेंड अभी भी बरकरार है, भले ही थोड़े थकावट रुकावट के संकेत हैं, लेकिन एकदम से टूट जाए वैसा है नहीं। इसलिए निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी खरीदारी भी आती दिख रही है। और चौथा सबसे बड़ा कारण यह कि भले इंडेक्स आपको रुकते अटकते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन इंडेक्स के बाहर स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन है, वहाँ भरपूर तेजी होती दिख रही है। तो वो स्टॉक्स आपको पूरे एक्शन में, पूरी तेजी में दिख रहे हैं और यही वजह आपको ट्रेडिंग के मौके बाजार में दोनों तरफ देखने को मिल रहे हैं। और 15,000 के आसपास निफ्टी ऊपर नीचे दोनों तरफ लगातार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आप देखना चाहें, यूं देखें तो शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद आज हल्की रिकवरी के बाद हरे निशान में बंद हुए, अच्छा लगेगा। और ऐसे देखेंगे कि ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुए तो थोड़ा खराब लगेगा। तो मिला जुला सा कारोबार हफ्ते के पहले दिन। इस हफ्ते गुरुवार को बाजार बंद भी हैं, तो वीकली एक्सपायरी बुधवार को ही होनी है, तो एक्शन थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर भी आएगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मिला जुला दोनों तरफ का कारोबार भारतीय बाजारों में हफ्ते के पहले दिन। तो अनिल जी से हमने समझा आज के कारोबार पर क्या खास रहा, लेकिन अब कल के लिए क्या तैयारी करें, क्या संकेत बाजार के लिए रहेंगे खास, इस पर भी उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला बाजार में, जैसा अनिल जी ने भी जिक्र किया, किन सेक्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान था? हमारे साथ हमारी सहयोगी देवांशी है, जरा उनसे जानते हैं। देवांशी, आज कहां पर दिखी नरमी और कहां पर थी चुस्ती? बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा था और आप देखिए शुरुआती तेजी के बाद बाजार में गिरावट आती हुई दिखी। जो हेवी वेट्स थे बैंकिंग स्टॉक से, यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी। निजी बैंक से काफी ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा था और इसी के बाद हमने देखा आज मार्केट में जो क्लोजिंग है वो 15,000 के लेवल्स के नीचे आती हुई दिखी। निफ्टी बैंक में भी आज काफी प्रेशर आता हुआ दिखा। आज सबसे ज्यादा जो गेंस है वो सरकारी बैंक की तरफ से आते हुए दिखे। IOB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक से जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। इसके अलावा आप देखिए ऑयल एंड गैस स्टॉक से जहां पे आज सबसे ज्यादा गेंस हमने देखे हैं। ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो, MRPL, ONGC, गेल जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी थी। वायदा बाजार में भी कई ऐसे गेनर्स थे। UPL, क्यूमेंस, IRCTC में आज अच्छे गेंस आते हुए दिखे। इसके अलावा वायदा बाजार में जो लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे उसमें इंडसइंड बैंक टॉप पर था। TVS मोटर, अपोलो टायर जैसे स्टॉक थे जहाँ पे आज गिरावट देखने मिली थी। मुथूट फाइनेंस में भी आज हल्के से दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। खबरों के चलते आज काफी स्टॉक्स थे जो कि एक्शन में बनते हुए दिखे। रेलिगेयर
सरप्राइज यहाँ पे आप देखिए, जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर थी कि बर्मन फैमिली हिस्सा बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अच्छी गेंद से BEML, नेटको, जस्ट डायल में भी जो खबरें थी उसके चलते आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। इसके अलावा जो सुपर हिट कॉल्स आज आपको रेकमेंड किए गए थे उसमें चेन्नई पेट्रो टॉप पर था। अनिल जी ने जो आपको टारगेट्स दिए थे उसमें से पहला टारगेट हिट होता हुआ दिखा। HCL टेक आपको जय ने रेकमेंड किया था, IGL आपको सिमी जी ने रेकमेंड किया था, और इन सारे स्टॉक्स में आज दमदार एक्शन और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। तो इन ऑल आप देखिए, जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, उसमें अच्छा एक्शन था, खरीदारी जरूर देखने मिली। लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें, ऊपरी लेवल से प्रेशर आता हुआ दिखा, ग्लोबल बाजार से कोई सहारा मिलता हुआ नहीं दिखा, और इसी के चलते निफ्टी आज 15,000 के लेवल्स के नीचे आके बंद होता हुआ दिखा था। चलिए, देवांशी तो हमें बता रही थी कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज बाजार का, लेकिन अब समझते हैं कि बाजार से जो ये उतार चढ़ाव भरे संकेत मिल रहे हैं उसके बीच अब निवेशकों को करना क्या चाहिए। सुदीप जी हमारे साथ है, उनसे लेते हैं राय। सुदीप जी, अभी का जो बाजार है, जिस तरीके के संकेत हमें बाजार से मिल रहे हैं, अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रहनी क्या चाहिए बाजार में? देखिए, अनिल जी जब बात कर रहे थे, अनिल जी को आपने सवाल पूछा था कंसोलिडेशन कहा जाए या नहीं। हमारा मानना ये है कि इस फेज को आप कंसोलिडेशन के तौर पे देख सकते हैं। एक लेवल तक मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। लेवल पे हम लोग दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि यूएस में जो बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज 1.9 ट्रिलियन का जो सेनेट ने पास किया है, उसका पॉजिटिव असर इमर्जिंग मार्केट, इंडिया जैसे मार्केट पे जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी लिक्विडिटी रिस्क ऑन बरकरार रखेगा और लिक्विडिटी इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को नए लेवल्स दिखाएंगे। तीसरी बात हम यहाँ पे कहेंगे कि को मिल रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हम लोगों को लगता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स को दूसरे लेवल पे ले जाएगा। ये सारे संकेत अगर नजर में रखे तो निवेशक के लिए, जो लंबी अवधि का सोच रहे हैं उनके लिए, थोड़ा थोड़ा करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना, जो तो लंबी अवधि में निवेशकों के लिए थोड़ा थोड़ा गैप के बाद अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की सलाह सुदीप जी दे रहे हैं। सुदीप जी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे, और अगर मानिए लंबी अवधि की, क्योंकि आपने जिक्र किया, कौन से स्टॉक आज आप रेकमेंड करेंगे वो भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन इस बीच कुछ जरा आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं कि कहां पर कैसी खबरें आज आई, और उसमें एक बड़ी खबर थी BEML से जुड़ी हुई। यहां पर हमने देखा BEML में हिस्सेदारी को लेकर दिग्गजों में होड़ मची हुई है। जरा और डिटेल समझते हैं कौन कौन है हिस्सेदारी में। मानसी, जरा बताएं BEML में हिस्सेदारी की बड़ी बातें क्या है? जी बिल्कुल, दमदार तेजी BEML के स्टॉक में हमने इसलिए देखी क्योंकि कंपनी में हिस्सेदारी के लिए एक से बढ़कर एक कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर सकती हैं, ऐसी खबरें आई, जिसके चलते दमदार एक्शन यहां पर देखने को मिला। कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने के मन से इसमें खरीदारी या स्टेक खरीदना चाहती है। वहीं BEML में सरकार ने 26% हिस्सेदारी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए हैं। आपको बता दें, 4 जनवरी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाने की जो प्रक्रिया है शुरू की है सरकार ने, और 22 मार्च तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए जा सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेडलाइन है 22 मार्च। ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि दिग्गज कंपनियों की रुचि देख दीपम ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेडलाइन जो है इसे बढ़ा दिया है। पहले ये डेडलाइन 1 मार्च की थी, अब इसे बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया है। सरकार की BEML में 54% हिस्सेदारी है, और सरकार ने SBI कैपिटल को पूरी प्रक्रिया के लिए नियुक्त किया है। जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, जितने भी सारे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होंगी, वो SBI कैपिटल ही करते हुए दिखेंगे। अब BEML सबसे ज्यादा पसंद क्यों किया जा रहा है ऑटो कंपनियों के लिए? BEML बड़ी कॉम्पिटिशन साबित होती हुई दिख सकती है। स्टेट कंट्रोल होने के नाते बड़े टेंडर भी हासिल करने की क्षमता है कंपनी के पास। इसके अलावा भी कई सारे फायदे हैं, जिसके चलते BEML एक स्ट्रॉन्ग बेट साबित होता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते यहाँ पर कई सारी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि BEML में एंट्री लेना चाह रही है, और यही खबर है जिसके चलते आज के सत्र में स्टॉक में दमदार एक्शन देखा हमने। बिल्कुल, तो मानसी ने पूरी डिटेल्स बताई BEML में हिस्सेदारी के लिए दिग्गजों की होड़ कैसे मची हुई है, और कैसे एक शानदार हम मूवमेंट BEML में भी देख रहे हैं। आज के सत्र में हमने खासतौर पर देखी। सुदीप जी, BEML पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, और प्राइवेटाइजेशन का जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट का जो बात चल रहा है
जैसे कंपनीज इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इससे लगता है कि बीईएमएल में बहुत अच्छा ट्रैक्शन सरकार को मिलेगा। और ये कंपनी प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाए तो कंपनी का भी आने वाले दिनों में बिजनेस और भी बढ़ने की बहुत अच्छी उम्मीद रहेगी। करंट वैल्यूएशन जो कि 20% आज बढ़ गया है, यहाँ पे तो शायद हम खरीदारी की सलाह नहीं देंगे, पर अच्छा कंपनी है, थोड़ा मिले तो। ओके, कुल मिलाकर सुदीप जी जो हम आपको समझ पाए, बीईएमएल आपकी भी पसंद है, आपने एक पॉजिटिव एक व्यू दिया है बीईएमएल पर। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ बीच में रुक गई थी, लेकिन कुल मिलाकर बीईएमएल पर आपका व्यू हमें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और उसके बाद आपसे फिर से एक बार बातचीत करेंगे। नैटको फार्मा में हमने देखा अच्छी खासी दौड़ आज नजर आई। क्यों दौड़ा ये स्टॉक आज? कौन सी ऐसी खबरें हैं जिसके चलते नैटको फार्मा काफी अच्छा रनअप दिखा रहा है? जरा समझते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि से। आज नैटको फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर आई है। यूएस में कैंसर की दवा के जेनरिक वर्जन को इनको यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। जो इनका मार्केटिंग पार्टनर है बीपीआई, उसको ये मंजूरी मिली है और कंपनी का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में दवा का लॉन्च भी कर देगी। सबसे पहले 3 वेरिएंट्स में दवा लॉन्च होगी और जो सबसे हाई डोज वाला वेरिएंट है 10 मिलीग्राम वाला, वो कंपनी आगे जाके फिर से लॉन्च करेगी। उस पर उसकी समय सीमा आनी बाकी है। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि जो अगर इस दवा का मार्केट साइज देखें तो साल 2020 में इस दवा की जो बिक्री है वो $712 मिलियन थी। पर एक मार्क करने वाली बात यह है कि अगर साल 2014 को देखें तो इस दवा का मार्केट साइज जो था केवल $20 मिलियन ही था। तो आप देख सकते हैं कि कितने तेज़ी से इस दवा का मार्केट साइज बढ़ा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है नैटको फार्मा के लिए। पर एक मार्क करने वाली बात ये भी है कि इस दवा में कंपटीशन काफ़ी है। एक इसमें सबसे बड़ा ब्रांडेड प्लेयर है और इसके अलावा 3 जेनरिक प्लेयर्स हैं, जिसके चलते इस दवा के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और एनालिस्ट का मानना है कि इस दवा से नैटको की सालाना आय में करीब 70 से 110 करोड़ की ही बढ़त हो सकती है। तो खबर काफ़ी पॉजिटिव है, पर आगे देखना होगा कि किस तरीके के मार्केट साइज नैटको फार्मा ले पाता है और इसके चलते कितना इसको फायदा होगा। तो नैटको फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आई, जिससे कि एक अच्छा उछाल स्टॉक में देखा गया नैटको फार्मा के। आगे बढ़ते हैं, ऑटो कंपनियों के लिए बढ़ेंगे मौके क्या? क्योंकि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है जिसका ऐलान किया गया और जिसको मंजूरी भी दी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, उसके बाद क्या ऑटो कंपनियों के लिए एक इम्पैक्ट नजर आता है? जरा समझते हैं पूरी खबर मेरी सहयोगी देवांशी से। ओके, माफ कीजिए, कुशल है हमारे साथ। कुशल, इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए बताइए कुशल। जी, तो बजट में ऐलान किए गए इस वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर और नए स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे हैं, जहां पर नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि जो पुराने पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके बदले नई गाड़ियां खरीदने पर 5% का रिबेट दे सकती हैं ऑटो कंपनियां। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ग्राहकों के हिसाब से, जिनका एंड ऑफ लाइफ जो है वो गाड़ियाँ उनकी अगर हमें उनको देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्राहकों के लिए जो बेहतरीन खबर आई है उस वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑटो डिमांड भी इंप्रूव होती हुई दिखेगी और नई गाड़ियों की डिमांड जो है वहां पर तेजी होगी। करीब 30 से 40% जो एनालिस्ट हैं वो अनुमान कर चल रहे हैं। यही नहीं, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो ऑटो कंपनियां हैं उन पर ये इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली डिमांड का सपोर्ट तो मिलेगा, पर जो 5% रिबेट की बात की जा रही है वो थोड़ा सा जो है एक कंटेंशियस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जब नवंबर में मीटिंग हुई थी तो ऑटो कंपनी ने कहा था कि हम 1% तक का रिबेट जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप मौजूदा सिनेरियो देखें, अगर वो 5% का डिस्काउंट देते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट है वो उनके मार्जिन्स पर आता हुआ दिख सकता है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर ये जो 5% के रिबेट की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो बर्डन है वो ऑटो कंपनियां कितना लेती हैं और कस्टमर्स को कितना फर्दर पास ऑन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें देखना होगा। पर डेफिनेटली आपको ये तो रेस्ट एश्योर्ड रहे कि जो ग्राहक है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि उनको रिबेट मिलने वाला है 5% का। बिल्कुल, कुशल ने बताया वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी का ऑटो कंपनियों पर क्या असर और ग्राहकों पर क्या असर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन।
HDFC सिक्योरिटीज से वीके शर्मा हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बताइए आज आप बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन देने वाले हैं? स्वाति जी नमस्ते आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को जो मेरे लिए विशेष है। तो आज मैं इकलौता एक ऑप्शन लेकर आया हूँ। आमतौर पर 2 ऑप्शन देता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि मार्केट जिस तरह से गैप अप ओपन हुआ उसके बाद नीचे गिरा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से जरूरत यह है कि आप पोजीशंस को हल्का ही रखें, और इसलिए जो 2 की बजाय मैं एक ही स्टॉक ऑप्शन सुझा रहा हूँ। तो वो स्टॉक ऑप्शन है IRCTC। ये नए FNO में एंटर हुए हैं इस महीने से 10 अन्य साथियों के साथ, और यहाँ पे PSUs के अंदर और खासकर इन स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा ऐड हुआ है। आज भी करीब इसके अंदर 14% जैसा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, स्टॉक भी 4% ऊपर था। तो आप चाहें तो जो मैं लेवल बता रहा हूँ वहाँ पे ले सकते हैं, अन्यथा अगर आप थोड़ा नीचे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस वही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। तो अभी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2100 की कॉल मार्च महीने की IRCTC में आपने 80 रुपए का प्रीमियम था जो लास्ट ट्रेड हुआ था, जहाँ पे वहाँ पे आप ले 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट आपका रहेगा 120। तो ये ऐसे वक्त में थोड़ा सा कम काम करना ही अच्छा है। बहुत आवश्यक है कि अपने कैपिटल को बचाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं बाजार के लिए कल के संकेत और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स। जहां तक कल का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उस लिहाज से आशंका तो यह है कि शुक्रवार की दमदार तेजी के बाद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन डाउ में रह सकता है। नेस्डेक फ्यूचर्स और 1.5-2% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा कमजोरी की आशंका है। तो देखते हैं कैसे वहाँ पर क्लोजिंग मिलती है। लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजारों के लिए वो ये कि नीचे की तरफ 14,850 से 14,925 ये 75 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी निफ्टी पर। ऊपरी स्तरों पर 15,100 15,150 वो लेवल है जहां पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है और कल भी आने की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,000 के आसपास सपोर्ट है, तो 35,800 के आसपास रुकावट का लेवल। इस रेंज में बाजार ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और 35,000 के नीचे फिसले तो 34,650 34,800 तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर है। 35,800 के पार निकल कर टिके तो 36,000 36,100 एक ऐसी रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी में भी सप्लाई प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आना लगभग तय है। तो रेंज बाउंड है इंडेक्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है। सेक्टोरल चर्निंग चल रही है। आज भी आप देखिए टूरिज्म से जुड़े हुए स्टॉक्स बड़े एक्शन में हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वाले शेयर बड़ी तेजी में हैं। सरकारी कंपनियों में लगातार एक्शन है। आज भी वहां पर भरपूर तेजी होती दिखी है। सरकारी बैंकों में चुनिंदा खरीदारी हो रही है। प्राइवेट बैंक्स का स्पेशली मिड कैप प्राइवेट बैंक्स जबरदस्त एक्शन में। तो अगर आप सही जगह पर हैं, सही थीम में, सही सेक्टर्स में हैं और वहां पर स्टॉक पिकिंग आप सही कर रहे हैं, तो अब भी इस बाजार में क्विक मनी बनाने के मौके हैं। लेकिन इंडेक्स में सुस्ती, रुकावट, थकावट के हल्के आसार दिख रहे हैं। तो इंडेक्स में सावधान रहे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच के साथ बाजार में कल भी आप उतरे। बाजार पर कल के लिए स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर से। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अब कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर बनाने के लिए सजेस्ट करेंगे? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज हमने मार्केट में एक थोड़ा सा ट्रेंडलेस मूवमेंट देखा था। पहले ऊपर गया, बाद में नीचे आया, लेकिन कुछ स्टॉक्स में बहुत ही बेहतरीन बढ़त एंड के सेशन में सेकंड हाफ में देखने को मिली और उसमें से एक स्टॉक मैंने चुना है, वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिला, तो मैं मानता हूं कल भी थोड़ा मोमेंटम जारी रह सकता है। इसलिए 930 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। 930 का कॉल ऑप्शन का आज का क्लोजिंग करीबन 27 रुपए के आसपास का है, तो इसी लेवल पे कल मिले तो खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक रहेगा उस केस में 22 रुपए का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 35 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 40 रुपए का। हाई कन्विक्शन कॉल है, इसलिए मैंने एक ही सिलेक्ट किया है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ शो में शामिल हुए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। शो के अंत में सुदीप जी आपसे जानेंगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म किसी का नजरिया हो तो कहां पर किया जाए निवेश? 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर दिग्गज पावर सेक्टर के सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्लेयर टाटा पावर का बात करूंगा। पिछले कुछ दिनों में शेयर प्राइस बढ़ा है, पर इसके अलावा भी कंपनी ने
जो अपना स्ट्रैटेजी सामने लाए हैं, जो जैसे काम कर रहे हैं, पहली बात तो यह बैलेंस शीट को डिलेवरेज कर रहे हैं। दूसरी बात है रिन्यूएबल एनर्जी पे सिग्निफिकेंट फोकस लाए हैं। तीसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत अच्छा फोकस लाया है। और ओवरऑल अगर ये सब मिला के आप देखें तो एक बेहतरीन इंटीग्रेटेड पावर प्लेयर बनने के तरफ मूव कर रहे हैं। और जो पिछले दिनों में जो इनके दिक्कतें थी, जो बैलेंस शीट्स के प्रॉब्लम थे, वो भी इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो करेंटली जो लेवल है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 140 रुपया का टारगेट लेके 1 साल 9 महीना से 1 साल का नजरिया लेके यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये भी छोटे मझोले जो कंपनीज हैं उनमें से गिना जाता है। फाइनेंशियल सर्विस, जहां पे सबका नजर है और जहां पे लगता है कि इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ पे भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी अगले 2-3 साल में। CSB जो कि पहले कैथोलिक सीरियन बैंक नाम से जाना जाता था, यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज होने के बाद शेयर होल्डिंग सिग्निफिकेंटली फेयरफैक्स जो एक ग्लोबल निवेशक है उनके पास है। मैनेजमेंट में भी एक रिजुविनेट किया गया है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि मैनेजमेंट चेंज के साथ साथ इनका जो एसेट क्वालिटी है वहां पे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है और लायबिलिटी प्रोफाइल में ज्यादा चेंज नहीं हुआ। और इनके पास यह ध्यान में रखना होगा कि जो कासा वो बहुत ही लो कॉस्ट है, करीब 2-2.5% का FD ऑफर करते हैं और उस रेट पे भी इनका करंट एसेट और करंट और सेविंग्स अकाउंट का ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है, जो कि इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 4% के ऊपर रख रहा है, 4% के आसपास ऊपर मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि गोल्ड लोन पे जो इनका फोकस है, करीब 40% Q3 में देखने को मिला था, गोल्ड लोन से इनकम आ रहा है। ये सब नजर में रखते हुए हमको लगता है कि यहाँ पे आप 330 रुपया का टारगेट लग के खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको 9 से 12 महीने के अंदर ये टारगेट अचीव होने की संभावना है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि का नजरिया टाटा पावर और CSB में रखने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की। सुदीप जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए और सभी सहयोगियों का भी शुक्रिया। आज के शो में बस इतना ही।